बिहार के चुनाव में वैसे तो दो गठबंधन माने जाते हैं, एनडीए और महागठबंधन, लेकिन उनको चुनौती देने के लिए एक शख्स है जो लगातार कोशिश में लगा है और कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है वो बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर है। जी हाँ, मैं प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहा हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बातचीत करने में। धन्यवाद। आपने मानहानि का जवाब दे दिया आपने? नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मानहानि का नोटिस किसी वकील ने उनके भेजा होगा और हमारे साथी वकीलों ने उसका जवाब दे दिया होगा। विषय सार्वजनिक है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, मंत्री जी से जुड़ा हुआ है, उसमें मानहानि के नोटिस से क्या होना है? नोटिस कोई ट्रायल थोड़ी ना है, नोटिस कोई कोर्ट का एग्जोनरेशन थोड़ी ना है। लोग ऐसे बता रहे हैं हम पर मर्डर का इल्ज़ाम लगे और हम सामने वाले को मानहानि नोटिस भेज दे तो हम मर्डर के इल्ज़ाम से बरी हो जाएंगे। आप पर, मंत्री साहब पर इल्ज़ाम है, मंत्री जी पर, कि 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति आपने नामी बेनामी खरीदी है पिछले 2 साल में। उसका जवाब देने के बजाय आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर मानहानि का नोटिस दे रहे हैं, तो चलिए भेज दिया मानहानि का नोटिस को, कोर्ट में देखा जाएगा। ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि लोग दिग्भ्रमित हो जाए, कि डर नहीं रहे, या फिर मामला कह दें मामला सब जुडिस है। भाई, आप पद पर हैं, आपको सीधा बताना है कि आपने ये ज़मीन खरीदी है नहीं खरीदी है। फिर बीच में उन्होंने कैमरे पर आकर कहा कि डीड कहाँ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है, तो वो भी हमने अपने साथियों से कहा भाई जारी कर दो। अकाउंट नंबर कहाँ है ये बोला उन्होंने। अभी जारी कर दिया, पूरा बैंक स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब बड़ी बड़ी बात नहीं करनी है, सीधा सवाल। 2019 में आपने अपने पीए के नाम पर, योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में जमीन 23 कट्ठा खरीदी कि नहीं खरीदी? 34 लाख रुपए का भुगतान बैंक से किया गया कि नहीं? और फिर उसी जमीन को 2 साल के बाद आपकी बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर ट्रांसफर किया गया कि नहीं? और अगर किया गया तो 34 लाख रुपए की जगह सिर्फ आपने 10 लाख रुपया ही क्यों बैंक में ट्रांजैक्शन किया? और जिस दिन 10 लाख रुपया जमा किया, अगले दिन 9 लाख और 2 लाख रुपया विड्रॉ हो गया उसी बैंक से। फिर 4 बरस तक आपने वो पैसा नहीं दिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस किया कि भाई जमीन का वैल्यू है 34 लाख, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है, तो 2021 में जो जमीन ट्रांसफर की गई वो 4 बरस के बाद 2025 में अब अशोक चौधरी की बेटी ने फिर से 25 लाख रुपया उसी योगेंद्र दत्त को के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो मेरे भाई लालू जी पर आरोप लगता है बेनामी संपत्ति एक्वायर करने का, लैंड फॉर जॉब का। तो अशोक चौधरी क्या कानून से ऊपर हैं? अशोक चौधरी को उसका जवाब देना चाहिए। लंबा लंबा बात मत कीजिए, सीधा बताइए। 34 लाख, कई लोगों ने कहा ये तो मामला 34 लाख का बता रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई लालू जी पर चारा चोरी का इल्ज़ाम लगा, चारा घोटाला 1000 करोड़, लेकिन जिस केस में उनको सजा हुई वो तो 90 लाख से भी कम का मामला है। और दूसरी बात, हमने उनको अगर ज़्यादा देखने का है कि 200 करोड़ है कि 250 करोड़ है, तो 50 करोड़ का डॉक्यूमेंट तो हमने जारी कर दिया है। इसका वो जवाब दे दें। नहीं देंगे तो और चाहते हैं तो और 150 करोड़ का जारी, जितना जारी करेंगे उतना ही थुक्का पजत उन्हीं का होगा। बच नहीं सकते हैं, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार, हाँ, मैं आपने आने वाला था कि इस पर चुप नहीं रह सकते। हाँ, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? नहीं, मुख्यमंत्री चुप इसलिए हैं कि आप भी जानते हैं, आप बिहार की राजनीति कवर किए हैं, नीतीश कुमार को आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम ज्यादा आपसे नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, जानते हैं। हाँ। कि ये जो बात हम लोग पिछले 6-8 महीने से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की शारीरिक मानसिक हालत ऐसी नहीं है जिससे कि वो पूरे सत्ता को या बिहार की अपनी व्यवस्था को कंट्रोल कर सके। इसका सबसे जीता जागता प्रमाण ये है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मंत्री पर इस तरह के गंभीर आरोप लग जाएं। नीतीश कुमार ने एक बयान नहीं दिया, उनके पार्टी वाले कह रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार ने नहीं बोला। नीरज कुमार व्यक्ति नहीं है, नीरज कुमार उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं, एक हेमराम राम जी हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई इनको जवाब देना चाहिए। और ये जवाब न देकर इधर उधर की बात, नीतीश कुमार ने अभी तक ये व्यवस्था नहीं बनाई थी कि आप पर इल्जाम लगे तो आप मानहानि का नोटिस भेज दीजिए और पद पर बने रहिए। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अगर आप पर इल्जाम लगेगा आपको पब्लिक में आकर सफाई देनी होगी और पद को छोड़ना होगा। अशोक चौधरी ने ना आकर पब्लिक में सफाई दी, न पद छोड़ा। दूसरी बात, 1-2 जगह मैंने देखा उन्होंने कहा कि अगर हमारे नाम पर 1 इंच 1 कट्ठा जमीन पटना में हो तो मैं जन सुराज का, प्रशांत किशोर का गुलामी करेंगे। तो मेरे भाई हम लोग डॉक्यूमेंट जारी कर दिए। 1 कट्ठा छोड़ो, कई कट्ठा बिगहे में जमीन आपने पटना अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है मेरी पत्नी ने कुछ किया हो, मेरी जानकारी। मेरे भाई पत्नी ने किया तो पत्नी ने तो आपकी पत्नी पर, उन्हीं की पत्नी पर, चूंकि वो देखिए मैं पत्नी पर इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो सार्वजनिक जीवन में नहीं है और मेरा ये स्वभाव नहीं है। जैसे मान लीजिए लालू जी के बहुत परिवार के लोग सार्वजनिक जीवन में नहीं है, उनके नाम पर संपत्ति हो सकती है, वो कुछ सही गलत कर सकते हैं, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है।
ठीक है। मैं उनके पत्नी के नाम पे नहीं बोलता हूं, लेकिन चूंकि वो पत्नी को खुद लेकर आए हैं तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि उनकी पत्नी पर सीबीआई का केस चल रहा है। 3 करोड़ रुपए का गबन का पंजाब नेशनल बैंक ने बाकायदा केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इन्होंने पैसा लिया और पैसा वापस नहीं किया। तो आप ऐसे देखिए, मोरालिटी भी देखिए। आप पंजाब नेशनल बैंक से 3 करोड़ रुपया लोन लिए, उस पैसा को वापस नहीं किए, उस पर आप पर केस चल रहा है और उसी समय आपके पास इतना पैसा है कि आप सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं। तो मेरे भाई, नाक को किसी भी तरीके से पकड़ोगे बच नहीं सकते हो। आपके बारे में भी कुछ सवाल है, आपकी फंडिंग पे सवाल उठाए गए, कहा कि जा रहा कि सेल कंपनी बना कर। मेरे भाई ऐसा है, सत्ता में कौन है? भाजपा है। मान लीजिए कि आरोप लगा, पहली बात कि प्रशांत किशोर क्या सरकारी पद पर हैं? क्या प्रशांत किशोर कोई ठेकेदारी कर रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर ने किसी अफसर के साथ साठगांठ किया है? उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी को पैसा कहाँ से आता है? सेल कंपनी से आता है। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? देश में व्यवस्था है, ईडी है, SFAIO है, इनकम टैक्स है और दोनों ही जगह, बिहार में भी और देश में भी भाजपा की NDA की सरकार है। तो भाई आप मेरी जांच करा लीजिए, पकड़ लीजिए कि अगर कोई गलती मैंने किया। तो आपके लिए तो सबसे आसान उपाय यही है कि प्रशांत किशोर दूसरे पर उंगली उठा रहे थे, देखिए इन पर ये प्रमाण है, इनको CBI ने, ED ने पकड़ लिया। मेरे भाई वही करके देख लो। ये रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, एक मिनट रुकिए, आप किसी पर इल्जाम लगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं, आप ED नहीं है, आपके पास CBI नहीं है, उनके पास तो ED CBI है। तो भाई आप कई मामलों में लोगों पर जांच कराते हैं, तो इस पर जांच करा लीजिए, देख लीजिए कि भाई प्रशांत किशोर 3 बरस से, हमको आज नए तो आए नहीं हैं, हमको अमेरिका से आए नहीं, हम यहीं 3 बरस से बिहार में काम कर रहे हैं। एक एक पैसे का डिटेल पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि जांच होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया। तो उसका जांच कराइए, कोई गलती हो तो फांसी पे चढ़ाइए, पकड़िए, देरी क्यों कर रहे हैं? अब कहा कि आपने अपने घर के लोगों को डायरेक्टर बनाया। अरे भाई, घर के लोग को डायरेक्टर बनाया कि रिश्तेदारों को बनाया, वो सब कहानी मत कहो। अगर गलती हुई है तो केस कीजिए, पकड़िए। चलिए कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने पहले कहा हुआ है, अभी 2-4-5 दिन में पार्टी की सूची आएगी, उसमें आपको दिखेगा कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। राघोपुर से लड़ेंगे, ये भी इस बात की भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम आपको यही बता दें तो फिर पार्टी के निर्णय का फायदा क्या है? कैमरे पे बैठ के तो ये तय नहीं होगा कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। मैंने कैमरे पर ये जरूर बताया है कि पार्टी निर्णय ले रही है, लड़ भी सकते हैं। जो लोग भी जहां से लड़ेंगे उसकी सूची अन्य किसी दलों से पहले जन स्वराज की सूची जारी हो रही है, आप उसमें देखेंगे कि कौन कहां से लड़ रहा है। आपकी फैमिली से कोई लड़ सकता है? आपकी वाइफ लड़ सकती है? फैमिली से तो कोई सवाल ही नहीं, हमारे फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, हमारे माँ बाप इस दुनिया में है नहीं जी। मेरा एक बच्चा है जो यहाँ रहता नहीं है, बाहर हॉस्टल में रहता है। मेरी वाइफ डॉक्टर है जो दिल्ली में रहती है, वो कभी गाहे बेगाहे यहाँ लोग आते रहते हैं मिलने। तो ये तो कोई गैर कानूनी काम नहीं है कि हमारी पत्नी अगर हमसे यहाँ मिलने आ रही है, ये तो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। तो उनको पॉलिटिक्स कैसा लगता है? अब कैसा लगता है तो उनसे, अगर उनको पॉलिटिक्स ही अच्छा लगता है तो पॉलिटिक्स में रहते हैं। वो डॉक्टर है, डॉक्टरी करेंगे। आप किसी से गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं? कभी नहीं। ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है? ओवैसी वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग से क्या लेना देना है? वो पहले से, हम लोग से पहले से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे। अपना उनका राजनीति करने का एक तरीका है, वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो यहाँ अब उसकी राजनीति कर रहे हैं। हम लोग ना जात धर्म की राजनीति करते नहीं है, इसलिए हम लोग का कोई रास्ता नहीं हो सकता। तो ओवैसी कोई गठबंधन कोई विचार कैसे? मतलब कोई वजह नहीं है ना। जब हमने कह दिया कि हम 243 पर लड़ेंगे, अच्छा लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन कैसे होगा? भाई अगर आप 0 सीट लड़के गठबंधन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, सीट तो जन स्वराज 243 लड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब किसी पार्टी BSP वगैरह ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद। आई लव मोहम्मद को लेकर के, अच्छा नहीं, उस पर बाद में आते हैं। बीजेपी ने कहा कि मां, मोदी और मंदिर का नारा दिया है, 225 सीटों का लक्ष्य। लक्ष्य तो बंगाल में भी उनका 200 सीट का था, लक्ष्य तो उनका देश में भी 400 सीटों का था। लक्ष्य निर्धारित करना आपके हाथ में है, मिलना नहीं मिलना, देना नहीं देना वो जनता के हाथ में है। जनता बीजेपी की कोई गुलाम थोड़ी ना है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, तो आप ज्यादा एक्सप्लेन भाई कर सकते हैं। लक्ष्य क्या भाजपा ने 400 सीट का नहीं रखा था लोकसभा में? अब की बार 400 पार। क्या भाजपा ने 200 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य बंगाल में नहीं रखा था? तो लक्ष्य रखना हर राजनीतिक दल का अपना स्ट्रेटजी हो सकता है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, एनडीए को जितनी सीट पिछली बार आई थी उससे कम सीट आएगी। एनडीए की सरकार जा रही है,
क्योंकि आपने बंगाल में भी एक भविष्यवाणी की थी, मैं वो कह रहा हूं सच हुआ था। कि एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जा रहे हैं। कितनी सीटें आपने सीट भी मैं बताई? कितनी सीट ये मैं नहीं कह अरे सकता हूं। आपने बंगाल में कहा था 100 से मैंने कम थे। जदयू के लिए जरूर कह दिया है कि जदयू को 25 से कम सीट आएगा। जदयू को 25 से कम सीट आएगा और एनडीए को, जिसमें 4-5 दल हैं, उसका मतलब सीधे से बता देना कितनी सीट आएगा इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम है कि जीतन राम मांझी लड़ेंगे कितने, आपको यही नहीं मालूम है कि चिराग पासवान कितना लड़ेंगे, आपको ये नहीं मालूम है कि भाजपा कितनी लड़ेगी। कई लोग ये कह रहे हैं भाई आप जदयू का बोल रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए कि जदयू का मोटे तौर पे हम लोग जान रहे हैं कि ये 100 से 110 सीट लड़ेंगे, तो उस पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कौन सीट है, उस सीट पे क्या ट्रेंड है। जब हमको मालूम ही नहीं कि चिराग पासवान कौन सी सीट लड़ेंगे, तो उस पर अनुमान कैसे लगाएंगे? अगर आप अनुमान लगाते हैं तो मतलब हवा में तीर मार रहे हैं। महिलाओं को जो इन्होंने 10,000 रुपया दिया है बिजनेस शुरू करने के लिए, क्या आपको लगता है ये गेम चेंजर हो सकता है? कैसे गेम चेंजर होगा आप बताइए? इसकी मांग, ये सबसे पहले घोषणा नीतीश कुमार ने नवंबर 2023 में विधानसभा में की। जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो 94 लाख परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। अब 2.5 बरस में नीतीश कुमार 2 बरस में 1 रुपया किसी को दिया नहीं। उस 94 लाख गरीब परिवारों में से 75,000 महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया कल जारी किया गया है। ये आंदोलन कौन कर रहा था? जनसुराज कर रहा था कि भाई आप 2 लाख रुपया कहे थे दीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये दे दिया तो उससे क्या हो जाएगा? आप बताइए, आज के महंगाई के जमाना में 10,000 रुपये में कौन रोजी रोजगार शुरू हो जाएगा? और ये तो सीधे सीधे ब्राइबरी है। आप मेरे भाषण जाकर देख लीजिए। हम तो कहते हैं सब लोगों को कि चुनाव के समय नेता आएगा, पैसा देगा, पैसा लेना है, लेकिन पैसा लेने के बाद ये संकल्प लेना है कि इस बार 2,000, 4,000, 5,000 रुपया नाली गली जाति धर्म पर नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है। क्योंकि 10,000 रुपया खत्म हो जाएगा 2 महीने में, लेकिन अगर आपके बच्चे को रोजगार हो गया, पलायन बंद हो गया, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। यही बात तो जनसुराज कह रहा है। ये आज 10,000 रुपया दिए हैं, हम 3 साल से कह रहे हैं कि भाई चुनाव आएगा, पैसा दिया जाएगा आपको। आपको तय करना है कि अपने वोट का कीमत आप 5,000, 10,000 रुपया लगाते हैं कि अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। लेकिन जो 10,000 पकड़ लिया वो तो वोट डाल भी सकता है। कैसे डाल सकता है? बिल्कुल नहीं डालेगा। महिलाएं बहुत, अरे भाई, आप जितनी महिलाओं ने लिया है 10,000 रुपये, जिनको मिला है, उनसे जाकर वोट पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए। किसी ने सर्वे किया? ये कोई पहली घटना नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने 2.25 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया लोगों को, उनको टोटल सीट आया 11। तो अगर 10,000 रुपये देने से चुनाव जीता जाता है तो जगन मोहन रेड्डी को तो 175 में 175 सीट आना चाहिए था, उनको 11 सीट आया है। तो उसका मैनेजमेंट भी तो आप ही नहीं करा था। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ऐसा जनता भी देख रही है कि भाई आप 20 बरस तक वृद्धा पेंशन 400 रुपये रखे, और आज चुनाव हुआ, जनसुराज का डर हुआ, लोगों को 20 बरस से लालू का डर दिखाकर वोट लेते रहे। आज जनसुराज का डर लग रहा है तो वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हो गया। तो इसका तो फायदा जनसुराज को हो रहा है। लोगों को बात ये समझ में आ रही है कि अगर जनसुराज जैसा कोई मजबूत विकल्प रहेगा तो चाहे राजद हो या महागठबंधन हो या एनडीए, जनता के लिए उनको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा कि एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो क्या महागठबंधन को मिलेगा? नहीं मिलेगा, दोनों कट के खत्म हो रहे। महागठबंधन तो तीसरे नंबर पर रहेगा। अच्छा, जनसुराज नंबर 1 रहेगा। सीधी लड़ाई एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। ओके, जनसुराज कितनी सीट दे रहे हैं अपने आप को? अर्श पे या फर्श पे मैंने बोला है, 10 से नीचे या 150 से ज्यादा। मुझे ये बताइए, कुछ इश्यूज हैं जो कि देश में चल रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। आपका इस पे क्या टेक है? हमने देखा ही नहीं है क्या इशू है, हमको सही मालूम नहीं। नहीं है। गरबा में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के बैन कर दिया है। बिहार का एक लड़का इंदौर में चला गया, उसको बहुत पीट पाट के। आप मुझे ये बताइए, क्या बिहार में गरबा हो रहा है? क्या ये बिहार का मामला है? सूरत का मामला उठाकर आप यहाँ पर, इंदौर का सूरत का मामला आप उठाइएगा और यहाँ बिहार के समाज को पोलराइज कीजिएगा, झगड़ा कीजिएगा। यहीं बिहार में जमनिया में पूरा एक गांव गंगा में डूब गया, उस पर आपका कोई ना सवाल है, ना नेताओं का जवाब है, ना मोदी जी उस पर कुछ बोलेंगे, ना राहुल जी कुछ बोलेंगे। अब इंदौर में कोई बच्चा मारा गया तो हमारे लिए विषय गरबा हिंदू मुस्लिम नहीं, हमारे लिए विषय यह है कि वो बच्चा वहाँ मजदूरी कर रहा है, गरबा में गलती से चला गया होगा या
जानबूझ के गया हो मुझे पता नहीं है, उस वो विषय है। विषय ये है कि उस लड़के को इंदौर जाना ही ना पड़े, वो बिहार में रहेगा। बिहार में गरबा हम लोग इतने बड़े स्केल पर होता नहीं है ना, हम लोग के लिए विषय नहीं है। इसका मतलब आप फोकस्ड हैं। लद्दाख की घटना आपको मालूम है? लद्दाख में सुना है, बस पढ़ा है कहीं थोड़ा बहुत, समय नहीं कि लद्दाख की उतना घटना को उतना बारे उतना में समय नहीं। जानकारी। तो फिर जो आप जो ऑफर कर रहे हैं, आपको लगता है कि जनता उसको वो टेक कर रही है कि जो आपने कहा है कि बच्चों की शिक्षा अगर जनता उसको नहीं टेक कर रही है तो आप लोग तो यहाँ के विशेषज्ञ हैं। प्रशांत किशोर के पास आ कौन रहा है? विशेषज्ञ तो प्रशांत किशोर ना, प्रशांत किशोर और जंसुराज के पास आ कौन रहा है? जैसा लोग बता रहे हैं दिल्ली में बैठ के कि अरे ये तो महागठबंधन में ये एमवाई है और एनडीए में बाकी सब है, तो फिर तो प्रशांत किशोर के पास आया कौन? कौन आ रहा है? ये लोग बंगाल से तो आ नहीं रहे, बिहार के ही लोग आ रहे हैं। जो आ रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए भाई क्यों जा रहे हो। अच्छा चलिए, एक और एक ये सवाल है कि अंतिम सवाल है कि अब कहा जा रहा है कि आप जो खुलासा कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को आपने एक बार फिर से बिहार के चुनाव का मुद्दा बना दिया है, कुछ और भी आपके पास है जो आने वाला है? कुछ और मंत्रियों के बारे में? मुद्दा हमने नहीं बनाया है। जब हम लोग गांव देहात में चले 2 बरस तो ये महसूस हुआ कि आज की जो व्यवस्था है ये बिहार की भ्रष्टतम व्यवस्था है। लालू जी के ज़माने में अपराध इससे ज़्यादा था, अपहरण, रंगदारी, लूट मार, हत्या ज़्यादा थी, लेकिन सरकारी तंत्र से जो लूट आज है ये कभी नहीं था। अब हम लोगों ने जब उसको देखना शुरू किया कि भाई जब नीचे इतना भ्रष्टाचार है तो कोई तो इसका सरगना सरदार ऊपर है। मैं कैमरे पे आपको कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे चोर नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि नीचे जो वसूली हो रही है जनता से वो पैसा नीतीश तक जा रहा है, तो कोई तो ले रहा है पैसा। तो पता चला कि उनके इर्द गिर्द के जितने मंत्री, नेता, अफसर हैं ये लूट रहे हैं। उनके सारे डॉक्यूमेंट हम लोग के पास आए हैं, सैकड़ों की संख्या में आए। लेकिन हम ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना मेरा ये विषय है, लेकिन जो 4-5 सबसे भ्रष्टतम मंत्रियों का जिन पर आरोप है, हमने उनका डॉक्यूमेंट, तो अभी तो 3 ही कराया आपने। मैं बता रहा हूँ, उनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी। दूसरा ये बताने का कारण क्या है, बिहार की जनता को ये बताया जाता है कि लालू यादव पर चोरी का इल्ज़ाम है, उन पर केस भी हुआ है, उनको सजा भी हुई है, चारा चोर भी लोग कहते हैं। उन लोगों पर अपराध का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जनता ने उनको हटाया, एनडीए को लेकर आए। और उसमें एक जो भाजपा बड़ी दल है, भाजपा कहती है चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है। तो हमने इन 2 मुद्दों पर कि भाई जब नीतीश नहीं चोर है तो चोरी कौन कर रहा है, उनको पकड़ रहे हैं। और दूसरा अपराध का जो मामला है, तो मैंने ये दिखाया कि भाजपा के चाल चरित्र, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का चेहरा बिहार में राजद से भी कई मामलों में गंदा है, खराब है। दिलीप जायसवाल सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किए हुए हैं और आज तक कैमरे पर या अदरवाइज उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया है। उन पर हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप नहीं हो, माँ बहन आकर प्रेस के सामने उन्होंने कहा क्या बात हुई है। सम्राट चौधरी जो यहाँ के दिलीप जायसवाल भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष हैं, अब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। आप मुझे बताइए मनोरंजन जी, पूरे देश का एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जिस पर 1-2 नहीं 6 से ज़्यादा हत्या का सीधा आरोप है। आरोप नहीं है, आदमी पर नामजद अभियुक्त है, वो व्यक्ति जेल में गया है और कोर्ट ने उसको छोड़ा नहीं। कोर्ट में नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर आप बाहर निकले हैं। तो आपका चाल चरित्र, लालू जी पर हत्या का आरोप तो नहीं लगा, आप पर तो हत्या का आरोप है और आप यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मतलब जो मैंने आरोप लगाए हैं वो देख लीजिए। बिल्कुल मंगल पांडे भ्रष्टाचार, दिलीप जायसवाल कॉलेज कब्जा और सम्राट चौधरी हत्या और डिग्री फर्जीवाड़ा, ये तीनों चीज हम लोग तो ये राजद के लिए लोग कहते रहे कि राजद वाला दूसरे का जमीन मकान कब्जा करता है। यहाँ तो भाजपा का अध्यक्ष ही कब्जा कर लिया है। हम लोग कहते हैं राजद में लोग बाहुबली नेता हत्या अपराध करते हैं, यहाँ तो भाजपा का उप मुख्यमंत्री 6 से ज़्यादा हत्या का अभियुक्त है। आपने कहा करप्शन लालू जी के राज में होता था, तो यहाँ मंगल पांडे लूट के घर खरीद रहे हैं। और नीतीश जी की पार्टी जो इस गठबंधन में जो कहती है कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे, तो समझौता उन्होंने क्राइम से किया हुआ है, करप्शन से किया हुआ है और कम्युनलिज्म से किया हुआ है, और अशोक चौधरी जैसे लोगों को अपना दाहिना हाथ बनाकर बैठे। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर और भी मिनिस्टर का है, तो मैं जानना चाहता और भी है? मैं आपको बता दूं, हमने कहा 100 से ज़्यादा अधिकारी और नेताओं की जानकारी हम लोग के पास आई है, लेकिन मैं 4 या 5 जो सबसे बड़े चेहरे हैं इनको ही बेनकाब करूंगा।
इसलिए करूंगा कि जनता में इससे अपने आप हिम्मत आएगी कि डरने की जरूरत नहीं है। ये ताकतवर लोग, अपने आप को ताकतवर बताने वाले लोग, ये बुजदिल हैं, ये कायर हैं। अगर जनता खड़ी हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कह रहा है कि तुम चोर हो, तुमने हत्या कराई है या करी है, तुम अभियुक्त हो, जवाब दो, नहीं तो जनता तुमको बर्खास्त करेगी। और भी खुलासे होने बिल्कुल, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरा। चलिए, तो इंतजार रहेगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रशांत किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद। वक्त निकाला इस चुनाव के बिजी शेड्यूल में से। धन्यवाद। धन्यवाद।